हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? तो जैसा कि मैंने आपको पोस्ट के थ्रू बताया था कि हम लोग आज से मॉडर्न इंडिया रिवाइज करेंगे। तो क्योंकि ये अपने नोट से ही मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है? जो कि मेरे नोट्स मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे बनाए हैं। तो नोट्स आपके रिवीजन के लिए बेस्ट सोर्सेस साबित होता है। तो सबसे बेस्ट सोर्सेस तो मैंने सोचा कि अपने नोट्स को ही शेयर करती हूँ, क्योंकि ये नोट्स मैंने स्पेक्ट्रम की बुक से बनाए हैं, ठीक है? और ये आपके जो आपका एग्ज़ाम है यूपीएससी का या फिर स्टेट पीसीएस का जो प्रीलिम्स होता है, ठीक है? मेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम, प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। ये नोट्स प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, ठीक है? इसमें मेंस का कुछ ऐसा ख़ास नहीं लिखा हुआ, सिर्फ़ प्रीलिम्स के फैक्ट्स लिखे हुए हैं, क्योंकि अभी आपका जो प्रीलिम्स है इस ईयर 2 इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स है मेरे हिसाब से। एक यूपीएससी का प्रीलिम्स है 25th मई को एंड देन यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स है। यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स है 12th ऑफ अक्टूबर को एज़ नोटिफाइड, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पढ़ते हैं। ये इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी हो जाता है कि हम करने क्या वाले हैं और आज का एजेंडा क्या है। तो हम अपने नोट्स से स्पेक्ट्रम को रिवाइज़ कर लेंगे ताकि आपको रिवीजन में हेल्प हो सके। तो चलिए जानते हैं मॉडर्न इंडिया कब से कब तक हम क्लैरिफ़ाई कर सकते हैं। तो 1707 से लेकर के 1947 तक का जो ड्यूरेशन है उसे हम मॉडर्न इंडिया समझते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? मॉडर्न इंडिया कहते हैं। अब 1707 ही क्यों लिया गया? ठीक है, अब हिस्ट्री ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होता जिसमें आप एक पर्टिकुलर डेट से चीज़ें इससे पहले हुई, चीज़ें इसके बाद हुई, डिक्लाइन हो गया। अब एक डेट को ही तो इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन नहीं हुआ ना, टाइम पीरियड लगा डेक्लाइन होने में, ठीक है? तो इसी तरीके से 1707 एक फ़ेज़ हम लोग जो रिसर्चर्स हैं, वो मानते हैं कि एक फ़ेज़ है 1707 से, जब जो लास्ट मुगल एम्परर था औरंगज़ेब, मतलब लेटर मुगल से पहले जो था औरंगज़ेब, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है? जब उसकी 1707 में डेथ हो जाती है, उसके बाद से हम लोग मॉडर्न इंडिया का टाइम पीरियड समझ सकते हैं। इन 1947 में हम लोग को इंडिपेंडेंस मिल जाती है, तो तब तक हम लोग मॉडर्न इंडिया, देन उसके बाद तो इंडियन इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो 1707 से लेकर के समझते हैं चीज़ों को कि कैसे चलता है। उससे पहले हम लोग को एक फ़ेज़ पढ़ना रहेगा। देखो, यहाँ पे मैंने अपने नोट्स बनाया हुआ है, ये शॉर्टकट नोट्स हैं, ठीक है? ये कोई बहुत ही एक्सप्लेनेटरी नोट्स नहीं है, ये थोड़े शॉर्टकट फॉर्म में ही मैंने नोट्स बनाए हैं, ठीक है? और मेरी आदत है डेट डालने की, तो 2023 के नोट्स हैं ये, मार्च, आज ही मार्च के, नहीं, आज नहीं, आज 5th मार्च है, बट ये 4th मार्च के तो 2023 के। तो चलिए उससे पहले हमें समझना पड़ेगा, मॉडर्न इंडिया तो ये है, बट हमें चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि इंडिया में जब यूरोपियंस का आगमन होता है, जब इंडिया में यूरोपियंस आते हैं, तो कैसे-कैसे कौन यूरोपियंस पहले आते हैं, लास्ट कौन होता है और क्या-क्या चीज़ें करते हैं, कौन इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, कौन से इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स रहे हैं उनके, तो ये सारी चीज़ें हमारे प्रेज़ेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो एक सीक्वेंस में बता देती हूँ आपको, पी, डी, ई, डी, एफ। पोर्टुगीज़, डच, इंग्लिश, डेन्स एंड फ्रेंच। ठीक है, सीक्वेंस आप याद कर लेना, पी, डी, ई, डी, एफ, पोर्टुगीज़, डच, इंग्लिश, डेन्स एंड फ्रेंच। ये सारे यूरोपियंस थे जो इंडिया आते हैं सीक्वेंस वाइज़। अब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से पोर्टुगीज़ से रिलेटेड है कि पोर्टुगीज़ जो है सबसे फर्स्ट थे यूरोपियंस इंडिया आने के लिए, एंड दे वर द लास्ट टू लीव द लैंड। 1961 में इंडियन गवर्नमेंट को इनसे दमन एंड दीव को खाली करवाना पड़ता है। ठीक है, तो पोर्टुगीज़ पहले यूरोपियंस थे भारत आगमन में और आखिरी में ही ये ही जाते हैं। तो चलिए इम्पोर्टेंट पोर्टुगीज़ पर्सनैलिटीज़ के बारे में जान लेते हैं और उन्होंने क्या-क्या काम करे यहाँ पे। चलो फिर पढ़ते हैं कमिंग ऑफ यूरोपियंस, ठीक है? सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि पोर्टुगीज़ आते हैं, ठीक है? पोर्टुगीज़ आते हैं, कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जो पोर्टुगीज़ में हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो 1498 में जो फर्स्ट पोर्टुगीज़ पर्सन होता है वो होता है वास्को डी गामा, जो इंडिया आता है, ठीक है? और इंडिया कहाँ पे आता है? कैलीकट में आता है। और किसकी हेल्प से आता है? तो जो अब्दुल माजिद सा सेलर, एक गुजराती पायलट था जिसे कह सकते हैं, उसकी हेल्प से। देखो, ये पोर्टुगल है, ठीक है? ये पोर्टुगल है, आपको सपोज़ करना है ये पोर्टुगल है और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका है और यहाँ पे इंडिया है, ठीक है? और यहाँ पे साउथ इंडिया कैलिकट है, ठीक है? यहाँ पे मेडागास्कर है। तो यहाँ से वो चला शिप से चला, ठीक है? फिर आता है अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से होते हुए, यहाँ केप ऑफ गुड होप से होते हुए, अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच से निकलते हुए यहाँ पे कैलिकट में आता है, ठीक है? इस तरह से जो उसका रूट होता है वो ये होता है, ठीक? देन उसके बाद क्या होता है कि वो आ जाता है कैलिकट में आता है, ठीक? उसके बाद 1500 में कैबरल आता है। कौन आता है? कैबरल आता है। तो
अब कैबरल का क्या इम्पोर्टेंस है, वो पहली फैक्ट्री लगाता है कैलिकट में, कैबरल जो है वो पहली फैक्ट्री लगाएगा कैलिकट में, ये इम्पोर्टेंट है। तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स भी होते हैं, जो भी यूरोपियंस हैं उनके इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स कौन से रहे हैं, वो भी आपको याद करना है क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर वास्को डी गामा 1502 में फिर से आता है, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। देन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो था ना वास्को डी गामा के बारे में, उसने जो ट्रेड था वो किस चीज़ का करा? जो पेपर होता है ना पेपर, पेपर मतलब काली मिर्च जो होता है, वास्को डी गामा ने उससे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट गेन करा। उसके बाद ही ये लोग इन्फ्लुएंस हुए कि हाँ, इंडिया में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि वहाँ से हम लोग काफ़ी अच्छा पैसा, मोटा पैसा कमा सकते हैं। तभी ये लोग आते हैं और यूरोपियंस को भी रास्ता खोल दिया उसने। देन वास्को डी गामा 1502 में फिर से आता है। वास्को डी गामा थर्ड टाइम एक बार और आता है, बट वो उस टाइम क्या होता है जब वो इंडिया आता है तो उसकी डेथ हो जाती है इंडिया में और उसके आपको ग्रेव भी गोवा में देखने को मिलेगी। गोवा भी एक इम्पोर्टेंट पोर्टुगीज़ का ट्रेड मतलब एक सेंटर था, ठीक है? उसके बाद 1505 में क्या होता है, देखो 1505 में अल्मेडा, अल्मेडा आता है, तो अल्मेडा को जो फर्स्ट गवर्नर बना करके भेजता है पोर्टुगीज़, ठीक है? जो पोर्टुगीज़ होते हैं, तो पहला गवर्नर अगर आपसे पूछा जाए, पहला गवर्नर पोर्टुगीज़ का कौन था? तो फ्रांसिसो दी अल्मेडा ही था और इसने ही पहली कैपिटल बनाया कहाँ पे? पहली कैपिटल बनाई कोचीन में, ठीक है? कोचीन में बनाई पहली कैपिटल, कहाँ पे बनाया कैपिटल? कोचीन में, ठीक है? और इसने क्या करा जो टोबैको का कल्टीवेशन होता था ना, ये भी इसने ऐड ऑन करा। आपको पता होना चाहिए कि जो कैश्यू नट हम देखते हैं, कैश्यू नट देखते हैं, ठीक है? और टोबैको देखते हैं और जो पोटैटो भी है, ये भी सारे पोर्टुगीज़ ही लाते हैं इंडिया में, ठीक है? और अल्मेडा जो था वो ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए भी जाना जाता था, ठीक है? ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए भी जाना जाता था। उसका ये मानना था कि जो सी होता है वो लैंड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक? सी पे अगर आपकी कमान है तो आप लैंड पे ऑटोमैटिकली रूल करोगे क्योंकि क्या होता है बैटल ऑफ दिऊ में इसके पीछे भी एक रीज़न है। हर कोई आदमी अगर कुछ काम करता है तो उसके पीछे भी एक रीज़न होता है। आप अगर सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहे हैं देन देयर मस्ट बी सम रीज़न, ठीक है? जब बैटल ऑफ दिऊ हो जाता है उसमें ना इजिप्शियन जो फ़ोर्सेस होती हैं, गुजराती फ़ोर्सेस होती हैं, उसमें ये पोर्टुगीज़ का जो इसका बेटा होता है ना, अल्मेडा का बेटा, उसकी डेथ हो जाती है बैटल ऑफ दिऊ में, ठीक है? अल्मेडा के बेटे की डेथ तब से वो मानता है नहीं जो लैंड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सी है। देन 1510 में क्या होता है, 1510 में अल्बुकर्क आता है, ठीक है? अल्बुकर्क आता है, अल्बुकर्क को हम लोग रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज़ इन इंडिया भी कह सकते हैं। अगर कोई रियल फाउंडर पूछा जाए आपसे कि हू वाज़ द रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज़ इन इंडिया तो वो थे अल्बुकर्क। अल्बुकर्क था। अब अल्बुकर्क ने क्या करा, अल्बुकर्क पहला फोर्ट बनाता है, ठीक है? पहला फोर्ट बनाता है, उस फोर्ट का नाम है फोर्ट इमैनुअल। क्या है फोर्ट का नाम है? फोर्ट इमैनुअल, ठीक है? और ये भी जाना जाते हैं, कहाँ पे बनाता है फोर्ट इमैनुअल? पहली बात कोचीन में बनाता है, ठीक है? फोर्ट इमैनुअल का क्योंकि कोचीन ही अभी तक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर चल रहा है, आपको पता है पहली कैपिटल बन गई, देन उससे पहले कैलिकट था, ठीक? एंड देन वो कैप्चर करता है गोवा को बीजापुर के सुल्तान से, ठीक है? बीजापुर के सुल्तान से गोवा को कैप्चर कर लेता है और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पे है कि वो अबॉलिश करता है सती को। आप जानते हैं सती एक बहुत ही मतलब एंशिएंट टाइम में खराब प्रैक्टिस मानी जाती थी, ठीक है? उसके लिए बहुत सारे हमारे जो लीडर्स हैं वो खड़े होते हैं, राजा राम मोहन रॉय जैसे लीडर्स अबॉलिशन के लिए। तो ये अल्बुकर्क ही था जिसने सती को पहली बार अबॉलिश करता है 1510 में सॉरी, ठीक है? देन उसके बाद जो अनदर इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी आ रही है वो है नीनो डी कोन्हा। कौन है? नीनो डी कोन्हा। ठीक है, अब नीनो डी कूना ने क्या काम करा, उन्होंने गोवा को कैपिटल बनाया। अभी आपने देखा कि अल्मेडा ने कोचीन को कैपिटल बनाया, तो नीनो डी कूना ने गोवा को कैपिटल बनाया, ठीक? अब देन क्या होता है, जो हम आप जानते हो कि मुगल एम्परर अकबर जो हैं, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नहीं लिखे हैं, जो मुझे याद है वो बता देती हूँ। जो मुगल एम्परर अकबर हैं, उनका इंटरेस्ट देखो सारे रिलिजन में था, सुलह कुल बनाते, दीन-ए इलाही बनाते हैं, ठीक है? तो इबादत खाना, लाइब्रेरी भी बनाते थे, सारे धर्मों में अकबर का इंटरेस्ट था, ठीक है? तो पोर्टुगीज़ जब यहाँ पे थे, तब अकबर भी थे, ठीक? मतलब मुगल एम्परर तो अकबर थे, ठीक? तो उनका इंटरेस्ट था तो उन्होंने पोर्टुगीज़ से रिक्वेस्ट करी, पोर्टुगीज़ को बोला कि आप हमारे यहाँ कुछ अपने प्रीस्ट या फादर्स भेजिए। तो अब पोर्टुगीज़ तो ये चाहते थे कि वो मुगल एम्परर को जो मुगल बादशाह है उसको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दें, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा उनका मोटिव जो था वो नहीं हुआ। तो कौन जाता है देखो, एक अल्फांसो अल्फांसो ज़ेवियर जाते हैं, ठीक? अल्फांसो ज़ेवियर और मार्टिन डी अल्फांसो, ठीक? या फिर ज़ेवियर अल्फांसो और ज़ेवियर, ठीक है? तो मार्टिन डी अल्फांसो है और फ्रांसिस ज़ेवियर हैं, 2 अलग-अलग पर्सनैलिटी हैं। इनका नाम है मार्टिन डी अल्फांसो एंड फ्रांसिसो ज़ेवियर। ये क्रिश्चियन मिशनरी लेकर के जाते हैं कहाँ पे? अकबर के पास में, पर ऐसा कुछ नहीं हो पाता है, दे वर नॉट एबल टू कन्वर्ट अकबर टू क्रिश्चियनिटी, ठीक है?
तो ये 2 नाम याद रख लो, अल्फांसो ज़ेवियर और फ्रांसिसो सॉरी अल्फांसो मार्टिन दी अल्फांसो एंड फ्रांसिसो ज़ेवियर, ये जाते हैं अकबर के कोर्ट में। देन उसके बाद क्या होता है, आपने पढ़ा पी-डी-ई-डी-एफ, तो डी से हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहे हैं वो है डच, ठीक है? डच जो थी, वो पहली ईस्ट इंडिया कंपनी थी एक तरीके से कह सकते हैं, जो 1602 में एस्टेब्लिश होती है और ये पहली जॉइंट शेयर होल्डर कंपनी थी। आप जानते हो ना, वेंचर के थ्रू अगर कोई चीज़ बनती है, इसमें सबका शेयर होता है, तो वो अब जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। तो इनके इम्पोर्टेंट जो ट्रेड सेंटर्स हैं, वो इनका पहला जो इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर है दैट इज़ मौसूलीपट्टनम। सारे साउथ में ही आते हैं, ठीक है? तो मौसूलीपट्टनम, और जो ये पहली कैपिटल बनाते हैं अपनी दैट इज़ पुलिकट। पुलिकट वाज़ देयर फर्स्ट कैपिटल, ठीक है? और फिर नेगपट्टनम, ठीक है? नेगपट्टनम ये भी साउथ में ही है। बट इनका क्या काम होता है ना, इनका ये दे वर मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स स्पाइस आइलैंड्स जो इंडोनेशिया में है वहाँ पे, क्योंकि स्पाइस ट्रेडर्स थे बेसिकली। उनको स्पाइसेस, आपको पता है यूरोपियंस को सर्दी में मीट को प्रिजर्व करने के लिए मसालों की ज़रूरत होती थी, इसीलिए वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे स्पाइस ट्रेड में इंडिया के। तो डच से रिलेटेड इतना ही है, डच से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पोर्टुगीज़, इंग्लिश और फ्रेंच 3 ही इम्पोर्टेंट यूरोपियंस हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अब बारी आती है इंग्लिश की, ठीक है? तो इंग्लिश जो थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब एस्टेब्लिश होती है, ठीक है? ये एक प्राइवेट कंपनी थी, गवर्नमेंट कंपनी नहीं थी, ये एक प्राइवेट कंपनी थी जिसका एस्टेब्लिशमेंट होता है 1599 में। इसका जो नाम होता है, इसे मर्चेंट एडवेंचरर्स करके कुछ नाम इसका रखा जाता है, 1599। अब ये क्वेश्चन बनता है, आपसे पीसीएस में देखोगे अधिकतर बनता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही थी, तब इंडिया में कौन रूलर था? इंडिया में कौन था? ठीक है? तो इंडिया में उस टाइम पे अकबर का रूल था जब ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हुई। बट जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आती है तो जहांगीर था, उसका बेटा अकबर का बेटा जहांगीर रूल कर रहा था। ये बात इम्पोर्टेंट है, याद कर लो। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन में बनी तब अकबर था इंडिया में रूलर, एंड जब इंडिया आती है तब जहांगीर था। ये बात याद रख लो, ठीक? तो ये हो गया। कहाँ आते हैं ये? पहली फैक्ट्री लगाते हैं सूरत में। तो सूरत इंग्लिश का इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर हो गया। आगे आप देखोगे तो फ्रेंच लोग थे, उनका भी इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर सूरत ही था, तभी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होंगे। ठीक है? अब इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जो रिलेटेड हैं, जो मिंडन हॉल है, मिंडन हॉल एक ब्रिटिश है। मिंडन हॉल अकबर के कोर्ट में आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी बनने से पहले। ठीक है? ईस्ट इंडिया कंपनी तब बनी भी नहीं थी, तब मिंडन हॉल भारत आते हैं। ठीक? 1608 में क्या होता है, 1608 में जो हॉकिंस है, ठीक है? हॉकिंस भाई साहब हैं, वो आते हैं कौन से शिप से आते हैं, हेक्टर शिप से आते हैं, ठीक है? ठीक, हेक्टर शिप से आते हैं और कहाँ आते हैं? जहांगीर के कोर्ट में। तब जो जहांगीर का कोर्ट था वो आगरा में लगता था। देन ही केम टू आगरा। बहुत कोशिश करी पोर्टुगीज़ ने कि हॉकिंस को पहुँचने नहीं दें, बट जो होना होता है वो होके ही रहता है। तो हॉकिंस 1608 में हेक्टर शिप से जहांगीर के कोर्ट में आते हैं और आगरा में उस टाइम पे कोर्ट लग रहा था, ठीक है? देन 1613 में ये अपनी पहली फैक्ट्री, मैंने आपको बताया सूरत में लगाते हैं, तो पहली फैक्ट्री अपनी सूरत में लगाएँगे और जहांगीर ने इनको परमिशन फॉर्मली नहीं दी, ठीक है? फॉर्मली परमिशन इनको बाद में मिलती है 1615 में 2 साल बाद, जब थॉमस रो जहांगीर के कोर्ट में आते हैं, ठीक है? और जहांगीर तब इनको फॉर्मली परमिशन दे देता है। आपको पता होना चाहिए एक पॉइंट यहाँ पे कि हॉकिंस जो था, ठीक है? विलियम हॉकिंस जब आते हैं, तब क्या होता है, ये टर्किश जो लैंग्वेज थी उसमें वेल वर्स्ड थे, ठीक है? अच्छे से बोल सकते थे, तो इनको ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ठीक? और इनको मनसबदारी भी दे दी थी, जहांगीर ने मनसबदारी भी दे दी थी। तो काफ़ी अच्छे संबंध स्टार्ट होने लगे थे मुगल्स के और इंग्लिश के बीच में। फिर उसके बाद 1611 में मौसूलीपट्टनम में ये इनका इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर बन जाता है। देन ये सेकंड फैक्ट्री अपनी सूरत में लगाते हैं, परमानेंट फैक्ट्री लगा देते हैं, ठीक है? देन बॉम्बे होता है, ठीक है? जो बॉम्बे होता है, वो पोर्टुगीज़ जो है डाउरी दहेज वैसे बहुत खराब प्रथा है, बट दहेज में एक जगह को दे देते हैं, कौन? पोर्टुगीज़ इंग्लिश को, क्योंकि उनकी बेटी जो होती है कैथरीन, ठीक है? वो इंग्लिश कोई प्रिंस होते हैं, उनसे शादी करते हैं, ठीक? देन जो मद्रास था उसको फ्रांसिस डे जो होते हैं चंद्रगिरी के राजा से ले लेते हैं, मतलब वॉर से ही ले लेते होंगे, अब ऐसे कैसे कोई खुशी से तो अपनी जगह देता नहीं है। तो वॉर के थ्रू कोई लड़ाई के थ्रू, ठीक है, फ्रांसिस डे चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को ले लेते हैं। देन वो कलकत्ता बनाते हैं। अब आज का आप कलकत्ता देखते हो, कलकत्ता कैसे बनता है? 3 जगह मिलके कलकत्ता बनता है, ठीक है? सुतनाती, गोविंदपुर और कालीकट। क्या? सुतनाती, गोविंदपुर और कालीकट, ठीक है? अब इन 3 जगह को आज प्रेज़ेंट है कलकत्ता, बट अब जॉब चौनक यहाँ पे फोर्ट विलियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फोर्ट विलियम बनाते हैं, ठीक है? फोर्ट विलियम, ये बात याद रखनी है आपको। एंड देन इंग्लिश खान का टाइटल दिया था, किसको दिया था? हॉकिंस को दिया था जहांगीर ने। क्या टाइटल दिया था? इंग्लिश खान का टाइटल दिया था हॉकिंस को जहांगीर ने। और पहला सेटलमेंट अगर आप देखो तो हुगली होता है,
ठीक है? पहला सेटलमेंट ब्रिटिशर्स का आप इंग्लिश का देखोगे तो हुगली होता है। देखो, अगर ये आप देख रहे हो कि फोर्ट बना रहे हैं, फोर्ट इनका कोई रहने का नहीं बस एक किले है। फोर्ट मतलब क्या होता है? फोर्ट मतलब होता है किले, दीवार, आउटर जो वॉल्स आप देखते हो, ठीक है? वो होता है फोर्ट। तो ये फोर्ट बनाते हैं, फोर्ट इनका सिर्फ़ और सिर्फ़ जो सामान जो स्टोर करने जो इनको ट्रेड करना था, उनको ये स्टोर करने के लिए ही बनाते थे, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमें देखना है डेन्स और फ्रेंच की इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ और उनके उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो डेन्स डेन्स इंडिया आते हैं 1616 में डेन्स भारत आते हैं, ठीक है? और इनकी 2 सेटलमेंट्स होती हैं जो इम्पोर्टेंट सेटलमेंट्स हैं, एक है श्रीरामपुर और एक है ट्रैंक्यूबार। और ट्रैंक्यूबार में ही ये अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं, ठीक है? बेसिकली ये मिशनरी थे, क्रिश्चियन मिशनरी थे, इनका काम अपने धर्म का प्रचार-प्रसार करना ही था बट इनको ऐसा कुछ स्कोप दिखा नहीं, तो ये फिर वापस से ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं नज़र आते हैं, ठीक है? पर 2 इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर्स हैं इनके, एक सेरमपुर और एक ट्रैंक्यूबार और पहली फैक्ट्री ट्रैंक्यूबार में ही लगाते हैं। देन लास्ट वन टू कम टू इंडिया वर द फ्रेंच। फ्रेंच आते हैं 1664 में, ठीक है? 1664 में फ्रेंच आते हैं, तो फ्रेंच जो होती थी, आपने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही थी, वो एक प्राइवेट कंपनी थी। बट जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही है, दैट इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है? अब देखो, आज भी हम देखते हैं जो पब्लिक सेक्टर होता है और जो प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर का काम क्या होता है? पब्लिक सेक्टर का काम होता है सोशल वेलफेयर, जनता की भलाई के लिए। प प्राइवेट सेक्टर का काम क्या होता है? मैक्सिमम बेनिफिट, ठीक है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी थी तो उसका काम था बेनिफिट करना। बल्कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो पब्लिक कंपनी थी, एक तरीके से गवर्नमेंट कंपनी थी। तो उसका काम था सोशल वेलफेयर और चीज़ों को ऐसे करके देखना, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ेशन ऐसा कुछ नहीं था। पर धीरे-धीरे चलते आदमी की फितरत में तो फ़र्क आने ही लगता है। देन व्हाट हैपेंस इज़, कब बनती है ईस्ट इंडिया कंपनी? यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि सूरत। अब यहाँ पे सूरत इसलिए लिख दी क्योंकि बाद में ऐड ऑन करी है मैंने चीज़ें कि याद करते-करते दोबारा से लिख दिया, तो जितना लिखोगे उतना याद होगा। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, ठीक है? तो सूरत, अब पहले आपको पता है इंग्लिश के टाइम में इंग्लिश भी सूरत में फैक्ट्री लगाते हैं, देन फ्रेंच को भी सूरत में ही आना, तो लड़ाई तो होगी ही ना, ठीक है। तो लुई 14 जब वहाँ पे राजा था फ्रांस में, तब वहाँ पे बनती है और कौन था उनका, एक तरीके से आप मान लो कोई अच्छा-सा चीफ है, ठीक है। तो कॉलबर्ट बनाते हैं, कॉलबर्ट का ज़्यादा श्रेय आपको देखने को मिलेगा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में। एंड देन सूरत उनकी पहली फैक्ट्री थी, कहाँ कौन लगाता है? फ्रांसिस कैरोन लगाता है पहली फैक्ट्री सूरत में, ठीक है, फ्रेंच की। देन उनकी 2 इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स हैं, एक है चंद्रनगर और एक है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी को वो आगे चल के अपनी कैपिटल बनाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे हमारे मॉडर्न इंडिया के, जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस है बेसिकली, कि कैसे-कैसे जो यूरोपियंस है वो भारत में आते हैं, वो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो जाता है। और ये मैं आपको बता दूँ, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, आप मत मान के चलना कुछ भी मेंस वगैरह का इसमें नहीं है, ठीक है? अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है मेरे नोट्स के हिसाब से, वो होने वाला है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, क्योंकि इसके बाद हमें डिक्लाइन पढ़ना है, कैसे-कैसे मुगल एम्पायर, जो स्ट्रॉन्ग मुगल एम्पायर था, आप देखते हो जो बिल्ड करा था अकबर, शाहजहाँ, बाबर जैसे लोगों ने, ठीक है? फिर उसके पहले दिल्ली सल्तनतें भी था, वो कैसे डिक्लाइन पे आ जाता है, जो मुगल एम्पायर है वो कैसे डिक्लाइन पे आ जाता है औरंगज़ेब की डेथ के बाद। एंड देन 1857 में जो भी रिवोल्ट होता है, ऑटोनॉमस स्टेट की राइज़िंग हो जाती है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा। मैं शॉर्ट वीडियोज़ इसीलिए बना रही हूँ ताकि आपके रिवीजन में हेल्पफुल रहे, क्योंकि लंबे-लंबे वीडियोज़ बना दूँगी तो कोई मैराथन सेशन तो है नहीं। शॉर्ट क्लिप्स रहेंगी 10 टू 15 या 20 मिनट्स तक की, तो आपके रिवीजन में ईज़िली हेल्प कर सकता है। फिलहाल आपका काम है पढ़ते रहिए, आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।